ये जी। जेनेटिक टेस्ट हम जो सुन रहे हैं मार्केट में, एक हल्ला मच चुका है कि हमें भी कराना है, हमें भी कराना है। हुँ, व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ दिस टेस्ट? कुड यू प्लीज़ जस्ट एलैबोरेट इन अ फ्यू वर्ड्स? यस। जेनेटिक टेस्ट से हम पता कर सकते हैं हमारी जेनेटिक टेंडेंसी क्या है। डीएनए बेस्ड हेल्थ कोचिंग की बात करते हैं। ये नया मार्केट है जो चल रहा है अभी? हाँ, ये नया है और ये बहुत ज़रूरी है। इस टेस्ट की क्यों ज़रूरत है ये तो हमने बात कर ली, लेकिन ये टेस्ट कराना कब चाहिए? डू वी हैव एनी पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया? हमें 18 प्लस में कराना है, 50 में भी करा सकते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, कभी भी करा सकते हैं, 3 साल के ऊपर आप बच्चे का भी करा सकते हैं, 50 हुँ। में भी करा सकते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस एज में ही कराना है, हुँ। क्योंकि इट्स वेरी सिंपल एंड सेफ सलाइवा टेस्ट। प्रीति मैम, जेनेटिक टेस्ट जिनकी आप बात कर रही हो, ये क्या-क्या चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्या-क्या चीज़ें बता सकते हैं? आने वाले टाइम में हम हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ये भी बता सकते हाँ, हैं? बिल्कुल रिस्क बता सकता है कि ये रिस्क होने के चांसेस आपको हैं। हुँ। जैसे कि आपके फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट डिसीज़ है या फिर डायबिटीज़ है, हुँ। तो हमें कहीं न कहीं फ़ियर रहता है कि भी मुझे ना हो जाए। हुँ। तो आप पता कर सकते हो कि इसके चांसेस है या नहीं है, वो रिस्क आपको आ सकता है, नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान प्रोटीन खरीदना चाह रहा है, वे प्रोटीन खरीदना चाह रहा है, हुँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, लड़का-लड़की मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, हुँ। तो उसमें वो क्या-क्या चीज़ देखे ही देखे? उसमें कोई ज़्यादा प्रिजर्वेटिव तो नहीं है, आर्टिफ़िशियल कलर तो नहीं है। अगर किसी के जेनेटिक टेस्ट में हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो इंसान अपनी डाइट में, अपने लाइफ़स्टाइल में क्या चेंजेस करे कि वो हुँ, इस सिचुएशन से कम बैक कर ले और हुँ। उसे ये प्रॉब्लम आए ना? फाइबर रिच फूड, हुँ। माइक्रोन्यूट्रिएंट होने चाहिए डाइट में, हुँ। पानी का इंटेक, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हुँ। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। आज बात करेंगे जेनेटिक टेस्ट के बारे में। आजकल हाल-फिलहाल में आपने सुना होगा कि जेनेटिक टेस्ट क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, क्या प्राइसेज़ होते हैं, क्यों कराना ज़रूरी है। तो आज बात ए टू ज़ी होगी जेनेटिक टेस्ट के बारे में। किस-किस को कराना चाहिए, किस-किस को नहीं कराना चाहिए, किस-किस को कराने से क्या-क्या फ़ायदे होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। जीन बेस्ड डाइट के बारे में बात करेंगे, कोशिश करेंगे प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर के बारे में भी हम बात कर लें कि आपको अपना हेल्थ केयर किस तरीके से रखना है, ताकि आप अपने आने वाली जनरेशन को कुछ अच्छा दे के जाएँ। इस बारे में हमारे साथ बात जो करेंगी वो एक सर्टिफाइड जेनेटिक एक्सपर्ट हैं। वी हैव आल्सो अ लाइफस्टाइल कोच हियर इन द स्टूडियो। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में प्रीति जैन मैम मौजूद हैं, जिनके साथ हमने लास्ट टाइम भी पॉडकास्ट किया था और हमने बहुत सारे डिटेल में डिस्कशन किया। तो आज बात पूरी की पूरी ओवरऑल होगी जेनेटिक टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट क्या होते हैं, क्यों कराए जाने चाहिए और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। प्रीति मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द थैंक स्टूडियो। यू, हाउ आर यू? वेरी फाइन। मैम, आज बात करते हैं जेनेटिक बेस्ड टेस्ट से रिलेटेड। ये जी। जेनेटिक टेस्ट हम जो सुन रहे हैं मार्केट में, एक हल्ला मच चुका है कि हमें भी कराना है, हमें भी कराना है। व्हाट हुँ, एग्जैक्टली इज दिस टेस्ट? कुड यू प्लीज जस्ट एलैबोरेट इन अ फ्यू वर्ड्स? यस। जेनेटिक टेस्ट से हम पता कर सकते हैं हमारी जेनेटिक टेंडेंसी क्या है। जी। हम किस तरह से हमारी बॉडी फैट को मेटाबॉलाइज़ करती है, हम्म। कार्ब्स को मेटाबॉलाइज़ करती है। हम्म। मतलब क्योंकि हम सब डिफरेंट हैं, हम्म। हम सबका डीएनए अलग होता है, हम्म। तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स भी अलग होता है, फूड को लेके, एक्सरसाइज को लेके, हमारे जी। लाइफ़स्टाइल को लेके। तो हम्म। हमारा एक पता लग जाता है, हमें इनसाइट्स मिल जाते हैं, हम्म। किस तरह से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, हमें कौन-सा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, हम्म। किस वर्कआउट पे हमें जाना चाहिए, हमारी बॉडी बेटर परफ़ॉर्म करेगी। तो इससे हमारी अगर हम इस चीज़ को समझते हैं, टेस्ट को समझते हैं, तो हमें इनसाइट मिल जाता है और हम पर्सनलाइज़ उसको गाइडेंस दे सकते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी के लिए हो। ठीक है। यानी कि सब पे काम नहीं करता, एक डाइट सब पे काम नहीं करती। हम्म। किसी की बॉडी कार्ब्स को जल्दी मेटाबॉलाइज़ कर लेती है, किसी को थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी होती है, वो हम्म। स्लो मेटाबॉलाइज़ करती है कार्ब्स को। ठीक है। तो एक पर इनसाइट्स मिल जाते हैं ताकि वो बॉडी बेटर परफ़ॉर्म कर सके, उसका क्या बोलते हैं, उसका डाइजेशन अच्छा रहे, हम्म। उसकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहे, उसकी एनर्जी हाई रहे। प्रीति मैम, यू बीइंग अ सर्टिफाइड जेनेटिक एक्सपर्ट, जी, ये जो टेस्ट अब होने लगे हैं, ये पहले नहीं होते थे, एकदम से बूम आया है, ऐसा कुछ कह सकते हैं? हाँ। आपने देखे चेंजेस? यस, ये पहले इतना नहीं था। हम्म। एक्चुअली ये बाहर था फ़ॉरेन हम्म। वगैरह में, लेकिन इंडिया में अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में लेट आती है। हम्म। तो काफ़ी कुछ पता लगा है, जैसे मैंने खुद का भी कराया, तो मुझे खुद की बॉडी बॉडी के बारे में बहुत कुछ पता लगा है, फॉर जो एग्जाम्पल? मुझे नहीं पता था। जैसे कि मेरा डिटॉक्स प्रोसेस बॉडी का जो है थोड़ा-सा स्लो है, हम्म। मुझे उसको थोड़ा-सा पुश करना पड़ेगा। हम्म। जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लेने हम्म। पड़ेंगे, पानी का इंटेक का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा हम्म। फिज़िकल एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान रखना पड़ेगा। हम्म। अगर मैं इन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करती हूँ, तो वो चीज़ें फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, हम्म। वो ट्रिगर करती है। प्रीति मैम, हम कई बार बोलते हैं कि ये फूड अच्छा है, ये फूड हुँ। खराब है। मुझे ऐसा लगता है कि फूड आपके जेनेटिक्स के बेसिस पे डिसाइड कर लिया जाए तो बेटर रहता है कि इसके लिए फूड अच्छा हो सकता है, इसके लिए फूड खराब। आप मानते हैं ऐसा? एक्चुअली फूड कोई अच्छा खराब नहीं होता, हम्म। हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स अलग होता है, दैट्स ट्रू, यस। कि हमारी बॉडी उस फूड के लिए कैसे रिस्पॉन्स हम्म। कर रही है। हम्म। आपकी बॉडी लैक्टोज़ को मेटाबॉलाइज़ कर पा रही है या नहीं हम्म। कर पा रही है, हम्म। कैफ़ीन सेंसिटिविटी तो नहीं है, हम्म। अल्कोहल सेंसिटिविटी तो नहीं है, तो हम्म। वो हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। हम्म।
फॉर एग्जाम्पल आपने कैफीन वाली बात बोली, हम्म, देयर आर पीपल जिनको कॉफी का बहुत लत लग चुकी है, लेकिन उनका डाइजेशन खराब हो जाता है कॉफी पी के। बिल्कुल तो हो। यानी कि जीन्स में दिक्कत है। जीन्स में दिक्कत नहीं है, उनकी बॉडी एक्सप्रेस कैसे कर रही है, मतलब उसको मेटाबोलाइज कैसे कर रही है, फास्ट कर रही है, स्लो कर रही है। अगर हम्म। फास्ट कर रही है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, हम्म। बॉडी ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगी। लेकिन हम्म। अगर आपकी बॉडी कैफीन को स्लो हम्म। मेटाबोलाइज कर रही है तो हम्म। आपको थोड़ा सा एंजाइटी हो सकती है, हम्म। घबराहट हो सकती है, हम्म। गट इशू हो सकते हैं। हम्म। तो वो बॉडी सिम्टम देती है, हमें पता लग जाता है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। हम्म। तो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका हार्ट पे भी इम्पैक्ट हो इम्पैक्ट सकता आता है फ्यूचर में, राइट? है। फॉर डेफिनेटली। एग्जाम्पल अगर किसी की फैमिली में जीन्स में कैफीन को लेके प्रॉब्लम्स रही हैं और इंसान अगर कैफीन बार बार कंज्यूम कर रहा है, कैफीन नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉफी ले रहा है, फॉर एग्जांपल बाकी रिसोर्सेज की भी रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है कैफीन के थ्रू, तो उसको गट हेल्थ रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसको बाकी सारी चीजों की भी दिक्कत आ सकती है। हाँ, लेकिन पहली बात तो ये जरूरी नहीं है कि फैमिली में किसी को हुआ है तो वो जरूर होगा। ओके, ये भी चीज हाँ, आप बता रही हैं। हाँ, वो टेस्ट से पता लगता है कि इसका चांसेस है या नहीं है, वो रिस्क है या नहीं है। तो हम इस टेस्ट से पता लग सकते हैं पहली बात तो उसको वो रिस्क है या नहीं है। अगर है तो उस पे उसको थोड़ा सा मैनेज कर सकता है, कम क्वांटिटी में ले सकता है, और उसको थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि 4-5 कॉफी ले ली दिन में, उसको कम क्वांटिटी में लेगा तो वो इतना इफेक्ट नहीं। हाँ, यस, क्वांटिटी उसकी हम कम कर सकते हैं। डीएनए बेस्ड हेल्थ कोचिंग की बात करते हैं, ये नया मार्केट है जो चल रहा है अभी। हाँ, ये नया है और ये बहुत जरूरी है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, मोदी जी ने भी इसको स्वीकृति दी है। तो उसको हम पर्सनलाइज कैसे हमारी बॉडी न्यूट्रिशन पे रिएक्ट करती है, उसको कैसे मेटाबोलाइज करती है, या कौन सी मेडिसिन उसको ज्यादा इफेक्टिवली वो इम्पैक्ट करेगी, तो वो चीजें हमें पता लग जाती है ताकि उसकी बॉडी को बेस्ट रिजल्ट मिले, उसकी आने वाली बीमारियों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रीति मैम, इंडिया की जीन्स की बात करते हैं। इंडिया की जीन्स क्या बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में थोड़े अलग हैं? हम थोड़े कमजोर हैं? एक्चुअली ये डिपेंड करता है हमारे लाइफस्टाइल पर कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। जो भी आपकी जीन्स में बीमारी है वो जीन्स एक्टिव होंगी या नहीं होंगी, वो डिपेंड करता है हमारे लाइफस्टाइल पर, हमारी फूड हैबिट पर, हमारी फिजिकल एक्टिविटी पर, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, स्लीप पैटर्न पर। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो स्विच ऑन होगा या नहीं होगा। ओके, यस, मतलब आप अपने जीन्स जैसे भी हैं, अगर आपका लाइफस्टाइल सही है तो आप चीजें मैनेज कर सकते हैं। यस, जीन्स तो देखो जो है वही रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन जीन्स एक्सप्रेशन आप चेंज कर सकते हो। इट इज एपिजेनेटिक। एपिजेनेटिक्स की बात करें, क्या होता है एग्जैक्टली, थोड़ा सा अगर कि हमारा लाइफस्टाइल कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे जीन्स एक्सप्रेशन को। सपोज आपको क्रोनिक स्ट्रेस रहता है तो वो बॉडी में हमारे जीन्स उस इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, या अगर आप उसको रेगुलर मेडिटेशन करते हो तो वो साइलेंट रहेंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हो तो वो जीन्स एक्टिव हो जाएंगे, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकते हैं। प्रीति मैम, ऐसा कहा जाता था कि एक टाइम पर लोगों की हाइट बहुत लंबी होती थी। अगर हम आज भी कुछ स्टेट की बात करें, हरियाणा की बात करें, फॉर एग्जांपल सदर्न स्टेट की बात करें, तो वहाँ के लोग फिर भी बहुत एंड्योरेंस है लोगों में, बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। तो ये जो अब लोगों का साइकिल आया है कि हमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा अडॉप्ट करनी है, हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्या हम कह सकते हैं कि आने वाली जनरेशन के लिए हमने जीन्स खराब कर दी? बिल्कुल कर दी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बच्चे अगर हैं वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हाइट उनकी थोड़ी कम हो जाएगी। तो हरियाणा में अगर आप बात करो तो वहाँ की फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है। तो अगर पेरेंट्स ने फिजिकल एक्टिविटी की है तो बच्चों में पास ऑन हो रही है कि उनकी हाइट अच्छी है तो बच्चों की भी होगी। लेकिन अगर बच्चे अपना लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, या प्रोसेस फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आएगा। मे भी हो सकता है वो इतना रिजल्ट ना मिले उन्हें, बच्चों को जो हाइट पेरेंट्स की है बच्चों को ना मिले। तो कहने का मतलब ये है, आजकल जो हम बहुत कमजोर बच्चे देख रहे हैं, बहुत कम वेट के बच्चे देख रहे हैं, वो सब वही से लिंक हो रही है। हाँ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फास्ट फूड, स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ करना, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है इसमें। इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जीन्स आर लोडेड गन एंड लाइफस्टाइल इज ट्रिगर। मतलब हमारा वो ट्रिगर कब ऑन होगा, कब दबाना है, वो हमारे ऊपर ही है। मतलब अगर मैंने लाइफस्टाइल अपना खराब रखा तो जीन्स जो खराब थे वो और खराब हो सकते हैं, और जो अच्छे थे वो भी खराब हो सकते हैं। ओह माय गॉड, राइट, वेरी नाइस, वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। इस टेस्ट की क्यों जरूरत है ये तो हमने बात कर ली, लेकिन ये टेस्ट कराना कब चाहिए? डू वी हैव एनी पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया? हमें 18 प्लस में कराना है, 50 में भी करा सकते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, कभी भी करा सकते हैं। 3 साल के ऊपर आप बच्चे का भी करा सकते हैं, 50 में भी करा सकते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस एज में ही कराना है, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल एंड सेफ सलाइवा टेस्ट। ऐसा मतलब ब्लड टेस्ट से नहीं होता? नहीं, ब्लड टेस्ट से नहीं होता, ये सलाइवा से होता है। ओके, तो बहुत सेफ है, किसी भी एज में आप करा सकते हैं।
अगर आप पहले करा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हम्म पेरेंट्स अगर बच्चों का कराएंगे तो और भी अच्छा है, उनको पता लग जाएगा कि उसको कौन सा न्यूट्रिशन हमें देना चाहिए, हम्म किस तरह से उसकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, हम्म किस पे उसको ज़्यादा वर्क करना चाहिए। तो वो पहले से अगर पता लग जाता है तो वो बेटर परफॉर्म करता है, या उसकी नेचुरल एबिलिटी क्या है हम्म। वो भी पता लग जाता है। प्रीति मैम, मैंने जिम में बहुत सारे लोग देखे हैं जो आइडियली सबको कहते हैं कि प्री वर्कआउट में आप बनाना खा के चले जाओ, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बनाना खाते हैं और उनके बाद उनकी गट हेल्थ बहुत खराब हो जाती है। क्या रीजन रहता है? ऐसा नहीं बोल सकते कि बनाना खाने से गट हेल्थ खराब होती है, कुछ और भी रीजन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि गट हेल्थ खराब होने के बहुत सारे रीजन है। मे बी वो प्रोटीन ऐसा ले रहे हो जो उनकी गट हेल्थ खराब कर रहा हो। मे बी यस यस हो सकता है, क्योंकि जो चीप क्वालिटी के प्रोटीन होते हैं वो गट हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। यस, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बनाना खाने से होती है, बहुत सारी चीजें होती है। बट जीन्स हैं कुछ इसमें रिलेटेबिलिटी? गट हेल्थ, हाँ, उसमें पता लग जाता है टेस्ट में कि गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्या रीजन है। जेनेटिक है आपका, जैसे मेरा खुद का है, डिटॉक्स प्रोसेस बहुत स्लो है, मुझे 20 सालों से कॉन्स्टिपेशन था, मुझे ब्लोटिंग रहती थी, और ये मेरे जीन्स में शायद था भी, और मुझे लगता भी था कि ये है। लेकिन जब मैंने इस पे काम किया, मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट किया, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाई, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया, तो वो मैनेज भी हो गई। प्रीति मैम, जेनेटिक टेस्ट जिनकी आप बात कर रही हो, ये क्या क्या चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें बता सकते हैं? आने वाले टाइम में हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ये भी बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, रिस्क बता सकता है कि ये रिस्क होने के चांसेस आपको है। जैसे कि आपके फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट डिसीज है, या फिर डायबिटीज है, तो हमें कहने का फियर रहता है कि भी मुझे ना हो जाए। तो आप पता कर सकते हो कि इसके चांसेस है या नहीं है, वो रिस्क आपको आ सकता है नहीं सकता है। जैसे कि किसी को, पेरेंट्स को 2 या 3 बच्चे हैं, जरूरी नहीं सबको आएगा, किसी एक को आ सकता है, 2 को भी आ सकता है, या सबको भी आ सकता है। तो पता कर सकते हो, पहली बात तो रिस्क होगा या नहीं होगा, बीमारी आपको आएगी या नहीं आएगी। तो अगर आपको पता लग जाता है, आप अवेयर हो जाते हो, राइट, तो आप उस पर काम कर सकते हो। अगर आप है, देखो बीमारी तब तक नहीं आएगी जब तक आपका लाइफस्टाइल अच्छा चल रहा है। जीन्स वो तब तक ऑन होंगे नहीं। लेकिन जैसे आप खराब लाइफस्टाइल पे जाओगे, पुअर लाइफस्टाइल पे जाओगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, या फिर स्ट्रेस ज्यादा रहता है, स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है, तो वो चांसेस ज्यादा है बीमारी आने के। बट ये तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के साथ ही होगा फिर, क्योंकि सबका स्लीप साइकिल खराब है, सबकी डाइट खराब है। यस यस। आपको क्यों लगता है कि इस टेस्ट को कराने के बाद इंसान पॉजिटिव होगा? देयर आर पीपल शायद जिनको टेस्ट कराने के बाद वो कहें कि मेरी तो गलती जीन्स में ही है सारी। जीन्स में नहीं, एक्चुअली फियर उनको आ जाता है कि मैंने करा लिया, अब शायद पता लग जाएगा ये चीज होगी, उनको फियर आ जाता है। कुछ लोग डर से कराते ही नहीं है। तो ये मैं कहती हूँ, इट्स नॉट अबाउट फियर, इट्स अबाउट एम्पावरमेंट। ओके, नाइस, है ना। तो आपको एक अवेयरनेस आ जाती है। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप उस पर काम कैसे करोगे? अगर आपको पता लग जाए कि हाँ ये चांसेस हैं मुझे बीमारी आने के, और मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ अच्छी फूड से, अच्छी लाइफस्टाइल से, हेल्दी लाइफस्टाइल से, तो आप उस पर काम करके उसको प्रिवेंट कर सकते हो। तो इसमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक अवेयरनेस लाता है, आप उसको मैनेज कर सकते हो, उस बीमारी को वहीं प्रिवेंट भी कर सकते हो। ठीक है। प्रीति मैम, मैंने ये सुना है कि ये सब जो टेस्ट हैं ये वही कराए जिसको जिम जाना है, एक्सरसाइज करो, बॉडी बनाओ, जिसको आगे काम करना है इस फील्ड में वो कर ले। बाकी लोगों का जो अपना घर में आम रूटीन लाइफ जी रहे हैं, उनको क्या जरूरत है इस टेस्ट की? नहीं, सबको जरूरत है। एक तो पता लग जाता है अपनी बॉडी के बारे में, आपकी बॉडी रिएक्ट कैसे कर रही है, आप लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं हो, ग्लूटेन सेंसिटिविटी तो नहीं है, या कैफीन सेंसिटिविटी तो नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है, जैसे कि मैं इतने सालों से दूध पी रही थी और मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस था, मुझे पता ही नहीं था, तो पता लगा टेस्ट से, मुझे कहीं ना कहीं डाउट था शायद मुझे व्हीट सूट नहीं करता, तो मुझे दोनों में कंफ्यूजन रहता था, शायद ये तो व्हीट सूट नहीं कर रहा है या लैक्टोज की प्रॉब्लम है। लेकिन टेस्ट से मुझे पता लगा नहीं, व्हीट की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लूटेन सेंसिटिव मुझे नहीं है, मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली प्रॉब्लम है। ओके, तो आप मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं कंज्यूम कर सकते? यस यस। ओके, तो अब मैं जैसे मैं नहीं लेती हूँ तो मेरी गट हेल्थ बिल्कुल सही रहती है। तो ये अवेयरनेस है, उसको आप क्या वीकनेस है आपकी, इस पर आप काम कर सकते हो, उसको इम्प्रूव कर सकते हो। कुछ और भी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं हम? आपने गट हेल्थ की बात कर ली, आपने बाकी सारी चीज़ों की बात करी, क्या क्या चीज़ें हम मतलब अगर हम बच्चे में करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 18 प्लस में करा रहे हैं, 18 प्लस में भी करा सकते हो, पहले भी करा सकते हैं फॉर दैट मैटर, तो क्या क्या चीज़ें हम और उसकी नेचुरल एबिलिटी पता लग जाती है, उसके अंदर क्या है, किस फील्ड में उसको जाना चाहिए। सेकंड, उसकी बॉडी, अगर आप सपोज की विटामिन डी उसकी डेफिशिएंसी है, वो मेटाबॉलाइज हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, आप सन तो ले रहे हो या आप सप्लीमेंट भी ले रहे हो। सपोज मैं हूँ कि मैं सप्लीमेंट तो ले रही हूँ विटामिन डी का, तो लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है बॉडी में। जब हम विटामिन B12 लेते हैं वेजिटेरियन डाइट से, तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जाके हमारी बॉडी इसको कन्वर्ट करती है एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, आप सप्लीमेंट ले रहे हो इनएक्टिव फॉर्म वाला, कोबालामिन आप ले रहे हो, लेकिन मुझे पता लगा कि मुझे मिथाइल कोबालामिन पे जाना चाहिए। ओके, मेरी बॉडी इसको भी मेटाबोलाइज नहीं कर रही है। तो आपकी बॉडी में अगर विटामिन डी कम है, B12 कम है, और सप्लीमेंट से भी वो चीज़ प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, तो पता लग जाता है कि क्यों हमारी बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है।
तो हमारी बॉडी बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगी, हमें थकान लगेगी पूरा दिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी या B12 की डेफिशिएंसी है तो ये हम पता कर सकते हैं। या फिर हमारी स्लीप की रिकवरी फास्ट है या स्लो है, हमें ज़्यादा स्लीप की ज़रूरत है रिकवरी के लिए, ये या कम sleep 4-5 में भी घंटे हमारा में भी काम हमारा चल काम चल जाएगा। जाएगा। राइट, किसी को जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी उनको सोने में भी दिक्कत नहीं होती। कुछ लोग लेट नाइट सोते हैं और उनको उठने में भी प्रॉब्लम उठने होती में भी है, प्रॉब्लम होती है, हाँ, बहुत लेट तक उठते हैं। बहुत लेट तक उठते हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी हमें पता लग जाती है। दिस इज नॉट अ पर्सनल क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल प्रीति मैम, किसी को डायबिटीज का इशू है, उसकी जनरेशन तक वो डायबिटीज चलेगी या लाइफस्टाइल उसको सुधार सकती है? लाइफस्टाइल इसको सुधार सकता है, रिस्क हो सकता है। तो इसी का बेनिफिट इसीलिए है टेस्ट का कि आपको पता लग सकता है, आप अवेयर हो सकते हो है या नहीं है रिस्क। अगर है तो लाइफस्टाइल को आप इम्प्रूव कर सकते हो जी। इस टेस्ट को मैनेज करके, जैसे हेल्दी फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड करके। आपका देखो डीएनए क्या होता है, जब तक रिपेयर नहीं, उसको रिपेयर की जरूरत, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है डीएनए को जी। रिपेयर टूट जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो खाते नहीं है, फास्ट फूड नहीं खाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों बीमारी है ये। लेकिन अगर आप हेल्दी फूड भी नहीं खा रहे हो तब भी आपका डीएनए टूटता है। उसको रिपेयरिंग के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। yes. अगर आप न्यूट्रिशन रिच फूड नहीं खा रहे हो, दाल हो गया, बीन्स हो गया, वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, तब भी आपको डीएनए को वो इतना ही डैमेज कर रहा है जितने की स्मोकिंग से होता है, अल्कोहल से होता है। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि मैं तो बाहर का नहीं खा रहा हूँ फिर भी मुझे हेल्थ इशू है, ये प्रॉब्लम क्यों हुई। प्रीति मैम एग्जैक्टली मैं वही क्वेश्चन भी पूछना चाह रहा था। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज करता है, करती है, डाइट भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो बीमार बहुत ज्यादा रहता है, तो ये जीन्स में प्रॉब्लम है या फिर कुछ और प्रॉब्लम आप देख पा रही हैं? जीन्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि जीन्स कुछ इस तरह के हों जो उसको पास ऑन हुए हों, लेकिन खाली डाइट पे जा रहे हो या खाली वर्कआउट कर रहे हो, क्योंकि लाइफस्टाइल में बहुत कुछ आता है। हो सकता है उसका क्रोनिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, Maybe, yes. उसका स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें आती है लाइफस्टाइल में। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करके अगर वो चले तो उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली जिम चले गए या खाली फूड से कर लिया। आप हेल्दी फूड तो खा रहे हो, जिम भी जा रहे हो, लेकिन आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई है, आप सोते नहीं हो, रिकवरी कैसे होगी? रिकवरी तो स्लीपिंग से होती है। प्रीति मैम, आपने चलो अपना हाल फिलहाल का टेस्ट किया, लेकिन आप जो आज की जनरेशन के टेस्ट देखते हो उनकी रिपोर्ट्स कितनी खराब देख पा रहे हो? देखो सबकी यूनिक आती है, सबकी सेम नहीं आती। किसी में कुछ आएगा, किसी का ग्लूटोन सेंसिटिविटी आएगी, किसी में लैक्टोस आएगा, किसी में स्लीप का प्रॉब्लम आएगा। सबकी अलग अलग होती है, सेम तो किसी की होती नहीं है। तो अलग अलग होती है तो डेफिनेटली अलग अलग चीजों पे काम करना पड़ता है। जैसे आज की जनरेशन है उसमें दिक्कत ज्यादा आ रही है, उनमें स्लीप डेप्रिवेशन की बात करें या फॉर एग्जांपल हम बात करें डिप्रेशन से रिलेटेड, वो लाइफस्टाइल वाली चीजें नहीं बताएगा, वो जीन्स में बताएगा कि आपको जीन्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, इम्प्रूवमेंट तो हमें लाइफस्टाइल से करना है। जैसे कि आपको डायबिटीज का रिस्क है या नहीं है, हार्ट के इशू है या नहीं है, गट हेल्थ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है आपकी, वो जीन्स में आप लेके तो नहीं आए हो, वो आप पता कर सकते हो इस टेस्ट से। या आपका कोई भी न्यूट्रिशन अच्छे से मेटाबॉलाइज हो रहा नहीं है, बॉडी किसको कैसे प्रोसेस कर रही है, फास्ट कर रही है, स्लो कर रही है, वो पता कर सकते हो। अगर आपको पता लग जाता है तो आप उन चीज़ों पे काम कर सकते हो, उनको मैनेज कर सकते हो। प्रीति मैम, मैंने बहुत सारे लोगों से, स्पेसिफिकली कुछ लड़कियों से ये सुनने को मिला है मुझे, वो कहती हैं कि मेरे तो जीन्स ही ऐसे हैं। ये चीज़ हम क्या एक एक्सक्यूज बना के बोलते हैं या ये चीज़ एक साइंटिफिक रियलिटी है? देखो कुछ हद तक तो साइंटिफिक रियलिटी भी है, बट 100% सच भी नहीं है। Actually, you are not victim of your genes. You are co-author of your health story. Oh my God, okay. Right. ठीक है, मतलब ये साइंटिफिक होता है, कुछ ना कुछ आपको जीन से मिलती है, लेकिन आप अपनी हेल्थ के लेखक आप खुद ही हो। वो जीन्स एक्सप्रेशन होंगे या नहीं होंगे, कुछ ऐसे वेरिएशन होते हैं आपके जीन्स में जो आपको ट्रिगर करता है इस बीमारी को, या फूड को मेटाबॉलाइज नहीं कर पा रहे ठीक से, कुछ भी चीज़ है, बट एट द एंड हम ही उसको ठीक कर सकते हैं। कंट्रोल हमारे हाथ में ही है। वो स्विच कब ऑन होना है, कब ऑफ ऑन होना है, वो हमारे ही हाथ में है। डीएनए टेस्ट, ये तो आपने बता दिया कि क्या क्या बता सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि डाइट की, तो क्या डीएनए टेस्ट ही बताते हैं कि हमें डाइट भी ये डाइट लेनी चाहिए हमें? देखो प्रॉपर डाइट नहीं बताता, वो बताता है कि फूड आपकी बॉडी किस तरह से प्रोसेस कर रही है उस चीज़ को। अभी हमने कुछ सैंपल भी पॉडकास्ट में डाले हैं, आप एक बार वो भी चेक कर लीजिएगा, तो हम उस पर भी डिटेल में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे क्या क्या दिक्कत आ पा रही है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये वाली बात करी, आप अपनी रिपोर्ट अभी दिखा रहे हैं, तो इसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम लगी थी?
एक तो मैंने बताया था लैक्टोज इंटॉलरेंस हूँ मैं, हम्म, मेरी बॉडी का डिटॉक्स प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। मुझे इसको खुद से पुश करना पड़ता है, हम्म, एंटीऑक्सीडेंट रिच मुझे डाइट लेनी होती है, वाटर इनटेक का मुझे ध्यान रखना पड़ता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, फिजिकल एक्टिविटी का। तो अगर मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जी। देती हूँ तो आज भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ठीक है। तो ये आपने जब ये टेस्ट कराया, टेस्ट कराने के बाद आपको ये चीजें पता लगी कि ये चीजें मेरे अंदर हैं जिस पे मुझे वर्क करना है, फिर आपने वर्क किया या फिर अपने आप को ब्लेम किया? नहीं, मैंने ब्लेम नहीं किया, मैंने इस पे वर्क किया। जैसे कि विटामिन बी मेरी बॉडी अच्छे से मेटाबॉलाइज नहीं कर पा रही थी। मुझे पता लगा कि वो जो मैं सप्लीमेंट ले रही हूँ, मुझे मिथाइल कोबालामिन लेना है, वो मैं गलत ले रही थी। तो वो मुझे चीज़ों पता लगा, मैंने उस पर काम किया। मेरी बॉडी मैग्नीशियम को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाती है, उसका मुझे सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, फूड से काम नहीं चलेगा। तो इन चीज़ों के इंसाइट्स मिल जाते हैं कि क्या क्या चीज़ों की आप डेफिशिएंसी है, बॉडी प्रोसेस नहीं कर पा रही है, आप उन पे वर्क करके उनको आप मैनेज कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है हर जनरेशन के इंसान के लिए, बिकॉज़ अगर नहीं कराएगा तो मे बी शायद आपको पता ही नहीं लगा आपके अंदर क्या है। पता ही नहीं लगेगा, वो कहीं ना कहीं उसमें लूप में घुसता रहेगा, शायद ये है, वो ट्रायल एंड एरर करेगा बार बार, और उसमें वक्त चला जाता है। तो इसमें ट्रायल एंड एरर करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको इस स्पेसिफिक इंसाइट्स मिल जाते हैं, आपके जीन्स में क्या वेरिएशंस है, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और अपनी ओवरऑल हेल्थ को हम अच्छा कर सकते हैं। प्रीति मैम, फॉर एग्जांपल हम विटामिन के बहुत सारे टेस्ट होते हैं वो कराते हैं, तो उससे भी हमें थोड़ा बहुत इंसाइट्स मिल जाता है कि हमें क्या करा लेना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए। अगर हम वो कराते हैं तो वो काफ़ी है, जेनेटिक टेस्ट भी करा लेना ज़रूरी है? देखो, ब्लड टेस्ट से पता लग जाता है सिर्फ कि उसका रेशो कितना है, मतलब आपकी बॉडी में विटामिन डी कितना है, B12 कितना है। ठीक है। जेनेटिक टेस्ट से ये पता नहीं लगता कि कितना है, उससे सिर्फ ये पता लगता है कि आपकी बॉडी इसको प्रोसेस कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। डेफिशिएंसी ज़्यादा होने के चांसेस है, हमें फ्यूचर में कौन सी न्यूट्रिशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो हमें पता लग जाता है। तो जो कितना है वो तो हमें ब्लड टेस्ट से पता लगेगा, लेकिन हमारी बॉडी इसको कैसे इफेक्टली एब्जॉर्ब कर पा रही है न्यूट्रिशन को, वो हमें उससे पता लगेगा, किस न्यूट्रिशन को। प्रीति मैम, मेरे दोस्त ने मेरा हाल फिलहाल में डाइट प्लान लिया, जो मैं फॉलो कर रहा था उसने भी वही फॉलो करना शुरू किया। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने जो डाइट प्लान मेरी लाइफ में जो चल रहा था वो मुझे बेटर रिस्पॉन्स किया, लेकिन उसके लिए वो साइड इफेक्ट बन गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम सब सेम नहीं है ना, सब यूनिक है। सबका जीन्स अलग होते हैं, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग बॉडी रेस्पॉन्स करती है, बॉडी फैट को कैसे स्टोर करती है, कार्ब को कैसे मेटाबॉलाइज करती है, कैफीन सेंसिटिविटी नहीं है। जैसे कि आप कॉफी पीते हो, सामने वाले को जरूरी नहीं है कि वो सूट कर रही है, नहीं कर रही है, मेटाबॉलाइज कर रही है, फास्ट कर रही है, स्लो कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि एक डाइट प्लान सब पे काम करेगा। वन डाइट प्लान डज नॉट फिट ऑल। दैट्स वेरी ट्रू। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए ये टेस्ट किया जाता है। आप वो डाइट प्लान फॉलो करो जो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। क्या ये अफोर्डेबल प्राइसेस में रहता है या थोड़ा ज़्यादा है प्राइस, ऐसा कुछ है, कह सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि देखो, ब्लड टेस्ट आप करा रहे हो वो तो एवरी ईयर आपको कराना पड़ेगा, लेकिन आप ये स्पेंड नहीं, आप इसको एक इन्वेस्टमेंट समझो कि आप अपनी हेल्थ पे एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। क्योंकि हम इतना सारा खर्चा तो वैसे भी करते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं या कितनी महंगी ड्रेस हम खरीद लेते हैं, मतलब दोस्तों के साथ गेट टुगेदर हम इतना सारा खर्चा करते हैं, लेकिन जहाँ पे हम बात आती है हेल्थ की तो हम पीछे हट जाते हैं, हमें लगता है ये खर्चा है। तो इसे मैं खर्चा नहीं कहती हूँ, इसको मैं इन्वेस्टमेंट कहती हूँ। दैट्स वेरी ट्रू। और ये बहुत जरूरी है। आपको अभी तो नहीं रियलाइज होगा शुरुआत में, क्योंकि आपको लगेगा मैं लाइफस्टाइल सही कर लूंगा तो हो जाएगा, बट मे बी शायद आप बहुत बड़ी बीमारी पाल रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है सबके लिए। तो इसको इन्वेस्टमेंट आप सोचो कि आप कर रहे हो, आप बहुत सारे इंश्योरेंस भी लेते हो, हेल्थ का भी लेते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप इस पे भी कर लो, ताकि आप बेटर अच्छे से अपनी बॉडी को जान पाओ, समझ पाओ, आपकी बॉडी फिर बेटर परफॉर्म करेगी, आने वाली बीमारी को प्रिवेंट भी कर सकते हो। प्रीति मैम, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे जिनको आप बताती होंगी इन टेस्ट के बारे में, और वो कहते होंगे तो खर्चा है, ये नहीं कराना है ना, हमें ये बता दो कि भाई ये खाना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। कैसे समझाते हो? मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा सा चैलेंज आता है उनको समझाने में, लेकिन वो ऑलरेडी इतना सारा खर्चा करके आते हैं, इतना सारा ऑलरेडी खर्चा कर चुके होते हैं, तो हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट है, आप इसको खर्चा मत समझो, करो बेटर किस तरीके से समझोगे तो तभी आप बॉडी रेस्पॉन्स कर पाएगी अच्छे से। तो मैं तो कहती हूँ बहुत समझाना होता है, लेकिन वो करा भी लेते हैं, जब कराते हैं उनको रिजल्ट मिलते हैं तो फिर वो खुश भी होते हैं उनको जब रिजल्ट मिलते हैं। फिर वो अकॉर्डिंगली अपना डाइट प्लान बनवाते होंगे, अकॉर्डिंगली फिर उनका शेड्यूल चलता होगा। राइट। बहुत सारी प्लान दिया जाता है उनको कि आपको ये चीजें फॉलो करनी है, ये नहीं करनी है, ये वाला सप्लीमेंट लेना है, ये वाले फूड पे जाना है। तो प्रॉपर एक वो डाइट प्लान बन जाता है कि जो सिर्फ उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। प्रीति मैम, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने बिना टेस्ट के एक डाइट प्लान बनवाया किसी भी डाइटिशियन से, और मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मैंने पहले अपना जेनेटिक टेस्ट कराया, उसके बाद मैंने एक डाइट प्लान बनवाकर अपना डाइट
फॉलो करना शुरू कर दिया, अपना लाइफस्टाइल सही करना शुरू कर दिया। हम्म। ज्यादा बेटर कौन सा है? और पहले वाले में जिसकी मैंने बात करी कि बिना हमने टेस्ट कराए काम कर लिया, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? देखो उसमें ट्रायल एंड एरर आप कर रहे हो, ट्रायल कर रहे हो, एरर कर रहे हो, उसमें गलतियां करोगे आप, कुछ चीज़ आपको फोर सूट करेगा, कुछ नहीं करेगा, मे बी हो सकता है। जैसे कि मैंने बहुत सारे डाइटिशियन को देखा है, वो कीटो डाइट देते हैं, वो हाई फैट होती है, इसमें हाई फैट दिया जाता है आपकी, लेकिन बॉडी फैट को मेटाबोलाइज कर ही नहीं पा रही है, तो वो आपको हेल्थ इशू क्रिएट करेगी। तो वो आप ट्रायल एंड एरर कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो और आप परफेक्ट डाइट प्लान चाहते हो कि मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग मुझे क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो मैं कहती हूँ पहले आप टेस्ट करा लो, ताकि आपकी बॉडी बेटर परफॉर्म करेगी। उसमें आपका टाइम भी बच रहा है, आपके खर्चा भी बच रहा है। और बहुत टाइम खराब हो जाता है इस चक्कर में, इंसान सोचते सोचते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रीति मैम, मेरे एक दोस्त है जो जिम जाता है काफी टाइम से, लेकिन उसकी बॉडी नहीं बन पा रही। उसके जीन्स में दिक्कत है, वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, उसका प्रोटीन खराब है, या भगवान ने साथ छोड़ दिया उसका? नहीं, कुछ भी फैक्टर हो सकता है। मे भी हो सकता है उसका टेक्निक सही नहीं हो जो वो कर रहे हैं, या उनका प्रोटीन अच्छा नहीं हो जो उनकी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, या कुछ जीन्स में भी हो सकता है कि वो गलत कर रहे हो। मतलब उनकी बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अच्छे से रेस्पॉन्स करती है, लेकिन वो एंड्योरेंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, यस, या वो एंड्योरेंस अच्छे से नहीं कर पा रही है बॉडी परफॉर्म, उनकी बॉडी मसल्स बिल्डिंग पे अच्छे से रेस्पॉन्स कर रही है। तो अगर आप टेस्ट कराते हो तो आपको पता लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं आपको वही वर्कआउट करना चाहिए। आप अच्छी गाइडेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी परफॉर्म को बेटर कर सकते हो। कई बार हम जिम में बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने वे प्रोटीन की बात करें, क्रिएटिन की बात करें, LRG9 की बात करें, ये सारी चीजें अगर हम जेनेटिक टेस्ट कराने के बाद लेते हैं तो ज्यादा रिजल्ट रहता है, ज्यादा बेटर रहती है, ज्यादा बेटर रहता है। पता लग जाता है कि आपकी बॉडी प्रोटीन को की जरूरत है, मतलब सप्लीमेंट की नीड है या नहीं है, फूड से भी कंप्लीट हो रहा है या नहीं है। ओके। तो उसमें पता लग जाता है फैट को कैसे मेटाबोलाइज कर रही है, प्रोटीन को कैसे कर रही है, या जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हो, कोई भी मिनरल्स हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, काफी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारी बॉडी इसको कैसे रेस्पॉन्स कर रही है, तो हमें टेस्ट से पता लग जाता है। अगर आप करा रहे हो फिर उसके बाद सप्लीमेंट, क्योंकि सप्लीमेंट पहले इतना ट्रेंड नहीं था, इंडिया में भी नहीं था, हम नहीं लेते थे। अभी 8-10 सालों में बहुत ज्यादा हम ज्यादा लेने लगे हैं, और वो ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन हम कई बार गलत गाइडेंस में चले जाते हैं। हमें पहले तो प्रॉपर गाइडेंस हमारे पास होना चाहिए। अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो, आप उसकी ओवरडोज ले रहे हो, या गलत डोज ले रहे हो, गलत सप्लीमेंट ले रहे हो, तो वो साइड इफेक्ट भी कर सकता है। ओह माय गॉड, ओके। यस। पहले हम जिम में देखते थे कि 10 में से हार्डली 1 या 2 लोग वे प्रोटीन लेते थे। अभी शायद ही कोई ऐसा रहता है जो जिम में प्रोटीन ना ले। लेकिन हर इंसान की बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है, लेकिन हर इंसान 3-4 ब्रांड में से कोई भी प्रोटीन पिक कर लेता है, उसको लेना शुरू कर देता है। कुछ लोगों को फायदा देता है और कुछ लोगों को बैकफायर कर जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कैसे फाइनलाइज करें अगर हमने जेनेटिक टेस्ट नहीं कराया तो? देखो, अगर आपने टेस्ट नहीं कराया तो पहले आप खुद की बॉडी की सुनो। अगर आपने वो प्रोटीन लिया है, कुछ गट इशू तो नहीं हो रहे हैं, आपको थोड़ा सा अनईजी वाला फीलिंग तो नहीं आ रहा है, आपको सिम्टम पता लग जाते हैं, आपकी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही है लेने से। मैंने बहुत लोगों को सुना है कि वो प्रोटीन लेते हैं तो उनको ब्लोटिंग होती है। हाँ, और जब शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा रहता है। हाँ, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट में कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको इस पर रिसर्च करना पड़ेगा, सही गाइडेंस के साथ लेना पड़ेगा। तो वो चीज़ अगर आप सही तरीके से लोगे, गाइडेंस के साथ लोगे, तो नहीं करेगा। बहुत से मेरे पास मैसेज आते हैं, मैडम कौन सा प्रोटीन लें, तो मैं उनको गाइडेंस देती हूँ, वो गलत ले रहे होते हैं, तो जब वो चेंज करते हैं तो उनको काफी रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। चलो ये सवाल अब हम भी कर लेते हैं। आई वॉन्ट से कि आप किसी ब्रांड का नाम लें, बिकॉज ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान प्रोटीन खरीदना चाह रहा है, वे प्रोटीन खरीदना चाह रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, लड़का लड़की, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें वो क्या क्या चीज देखे? उसमें कोई ज्यादा प्रिजर्वेटिव तो नहीं है, आर्टिफिशियल कलर तो नहीं है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है या नहीं है, प्रीमियम क्वालिटी का है या नहीं है, उसको आपको देखना पड़ेगा। जब आप थोड़ा सा सर्च करोगे, पता करोगे, तो पता लग जाता है। ऐसे मैं जो प्रोटीन लेती हूँ, जो मैं प्रीमियम क्वालिटी का लेती हूँ, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम ही होते हैं, अमाइलेज लाइपेज जैसे, जो हमारी गट हेल्थ को इन्हांस करते हैं, ना कि कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर किसी की गट हेल्थ खराब भी है तो वो उसको इम्प्रूव करते हैं। उसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं होनी चाहिए, प्रिजर्वेटिव ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा इन चीजों को देखो कि चीप क्वालिटी तो नहीं है। बहुत सारे प्रोटीन आजकल फ्लेवर्ड प्रोटीन चल रहे हैं, कुल्फी आ जाती है, पान फ्लेवर आ जाता है, नारियल कोकोनट आ जाता है, चॉकलेट आ जाता है, ये सब खराब है? नहीं, खराब नहीं है, लेकिन आप उसमें देखो कि वो क्वालिटी को आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंगो फ्लेवर आता है, उसमें आर्टिफिशियल शुगर, हाँ, आर्टिफिशियल शुगर भी रहता है, या वो नेचुरल है, तो वो चीजों पे आपको देखना पड़ेगा।
अगर वो शुगर आर्टिफिशियल नेचुरल शुगर, हिडन शुगर होते हैं, नाम भी ऐसे होते हैं, माल्टोज, एस्पार्टम, सुक्रोज, एग्जैक्टली यस, तो उनको पता ही नहीं होता कि हम्म। क्लाइंट्स को ये क्या चीज़ है। हिडन शुगर बहुत ज़्यादा होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनेस नहीं होने चाहिए उसके अंदर, अवॉइड करनी चीजें, अवॉइड करनी चाहिए। प्रीति मैम, आई हैव स्टार्टेड वाचिंग अ न्यू ट्रेंड, पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग क्रिएटिन, और वो भी बहुत एक ज्यादा क्वांटिटी में क्रिएटिन लेते हैं। अगर इंसान क्रिएटिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेता रहता है तो क्या इम्पैक्ट आता है उसके बॉडी पे? साइड इफेक्ट हो सकते हैं, हम्म, जरूरी नहीं है आपको वो चीज़ लेनी है, बाकी के लोग ले रहे हैं तो आप भी लो। हम्म, पहली बात तो जब आप देखो कि आप किस लिए जा रहे हो जिम, आपको बहुत ज़्यादा मसल्स बिल्ड करनी है या स्पोर्ट्स में जाना है, एथलीट्स हो आप नेचुरल जा रहे हो, ठीक है मुझे थोड़ा सा वर्कआउट करना है और बस मेरा स्टेमिना बढ़ जाए, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, बीमारियां मुझे ना आए, तो आपको ज़्यादा सप्लीमेंट पे जाने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन ले लो, कुछ सप्लीमेंट ले लो, आपकी बॉडी का ब्लड टेस्ट कराओ कि मुझे क्या डेफिशिएंसी है। कुछ लोगों का मैंने देखा है वेट इतना स्टक हो जाता है, कमी नहीं होता, वो सब कुछ फॉलो कर रहे थे, फिर मैं इनको जब टेस्ट कराती हूँ पता लगता है विटामिन डी बहुत ज़्यादा लो है। ओके, अगर विटामिन डी बहुत ज़्यादा लो है तो बहुत चैलेंज आता है वेट लॉस करने में। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ, टेस्ट के साथ, सही गाइडेंस के साथ आप करोगे तो तभी रिजल्ट सही मिलेगा। ऐसा नहीं कि बाकी के लोग कर रहे हैं आप वो भी वही सप्लीमेंट ले रहे हो सकता है आपकी बॉडी को सूट ही नहीं कर रहा हो। वेरी ट्रू, यस। यस, तो गाइडेंस बहुत जरूरी है। और हम लोगों को तो मतलब आई डोंट नो, हमारे जीन्स में दिक्कत है या हम इंडियंस में पूरा ओवरऑल ऐसा हो गया, अगर कोई इंसान सामने वाला दिखता है वो करते हुए हम भी उसी में चले जाते हैं रेट रेस में कि यार ये वाला कर लेते हैं, इस भाई ने ये वाला क्रिएटिन लिया, ये लेके देख लेता हूं। बहुत ज्यादा आज अब सामने वाले को तो अच्छा हुआ, लेकिन सामने वाले का हेयर फॉल होना शुरू हो गया, प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, तो ब्लेम किसको करें? यस यस, जीन्स पे आ जाते हैं फिर हम। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ स्टेरॉइड्स लेते हैं मसल्स बिल्डिंग के लिए, तो वो भी देखो ये जो होता है ये एक हार्मोन मेडिसिन होती है जो डॉक्टर देते हैं, लेकिन अगर आप इसको मसल्स बिल्डिंग के लिए ले रहे हो तो साइड इफेक्ट करेगा। आपको लीवर और हार्ट के इशू भी कर सकता है, फैट भी बढ़ा सकता है ज़्यादा बॉडी में। तो ऐसा नहीं है कि नेचुरल तरीके से करो, उस पर काम करो, मतलब पेशेंस रखना ज़रूरी है। हम लोग को चाहिए फास्ट रिजल्ट, हम उसके पीछे ज़्यादा भागते हैं। तो मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी को भी ऐसा देखा है कि वो इंजेक्शन पे जाते हैं वेट लॉस के लिए और उनकी जो नेचुरल ग्लो था फेस का वो खराब हो जाता है, वो फेस का खराब हो जाता है, एग्जैक्टली यस। तो नेचुरल तरीके से करोगे तो ग्लो खराब नहीं होगा, ग्लो बढ़ेगा। प्रीति मैम, आपको नहीं लगता कि हम लोग सोशल मीडिया की रेस में इतने पागल हो गए हैं कि हमें जो चीजें करनी चाहिए थी नेचुरल तरीके से, हम उसको इलीगल तरीके से कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि हमने मार्केट भी खराब कर दी है और हम अपने आप को भी परेशानी में डाल रहे हैं? हम लोग एक्चुअली दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं या सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं उसने ये चीज़ फॉलो करी है या ये चीज़ का ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो हमें भी ये फॉलो करनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ चीज़ों पे बिल्कुल मत जाइए, नेचुरल तरीके से बॉडी का साइंस समझो, फूड का साइंस समझो कि आपकी बॉडी नेचुरल तरीके से फैट को कैसे लॉस करेगी। लेकिन अगर आप शॉर्टकट पे जा रहे हो, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है उनकी सारी पूरी बॉडी खराब हो गई है, हेल्थ खराब हो गई है, उनकी फेस ऐसा लगता है बीमारों वाला कि ऐसा लगता है इनको कितनी बड़ी मेजर बीमारी है, उनका फेस देख के ऐसा लगता है। तो नेचुरल तरीके से करोगे। अपने भारती को देखा है, कॉमेडियंस जो है उन्होंने नेचुरल तरीके से फैट लॉस किया है, उनका ग्लो एजिटिव है। लेकिन मैं अगर अदर सेलिब्रिटी को देखती हूँ उनका फेस उनका दिखता है कि ये नेचुरल नहीं है, नेचुरल तरीके वो से साफ दिखता है। फेस देख, मैं तो फेस देख के बता सकती हूँ किसी का भी ये नेचुरल तरीके से किया है या शॉर्टकट सॉल्यूशन पे गए वो लोग, तो मुझे तो पता लग जाता है फेस को देखते ही। एग्जैक्टली, अगर आप नेचुरल तरीके से चीजें कंज्यूम करोगे तो मे बी शायद आपका फेस पे भी ग्लो आता है और आप खुश रहते हो। खुश रहते हो नहीं, फ्यूचर आपका हेल्थ का खराब हो जाता है। अभी आपको लग रहा है कि मैंने कर लिया है, मेरी फिटनेस अच्छी हो गई है, लेकिन साइड इफेक्ट उसके जरूर होंगे फ्यूचर में। जब आप उन चीज़ों पे जाते हो ना, पहले आप अपनी लाइफस्टाइल पे जाते हो तो वो तेजी से बढ़ता है, एक बूम आता है और वो वेट कहीं ना कहीं वहीं आ जाता है जहाँ पहले था। आप सस्टेनेबल रिजल्ट नहीं मिलता उन्हें। एग्जैक्टली, जितने टाइम तक आप वो कंज्यूम करोगे उतने टाइम तक आपको फायदा दिखेगा, उसके बाद फिर वही सिचुएशन आ जाएगी और आप उसी लूप में आ जाएंगे। अच्छा, जेनेटिक्स क्या ये डिसाइड भी कर सकता है कि किसी इंसान का वेट लॉस रहेगा ज्यादा टाइम तक या वेट गेन रहेगा, वेट गेन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सब चीजें डिसाइड करता है? काफी हद तक इंसाइट्स मिल जाते हैं कि फ्यूचर में आपको ओबेसिटी के चांसेस हैं या नहीं है। जैसे कि आप किसी की अगर मैं बात करूं, शशि कपूर जी की अगर मैं बात करूं, जब वो एक्टिव थे उन्होंने काम किया तो वो स्लिम थे, दुबले पतले से थे, लेकिन जैसे उन्होंने अपने काम को बंद किया करना, उनका मे बी लाइफस्टाइल चेंज हुआ हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हुआ हो, फूड हैबिट्स चेंज हुई हो, तो उनका आपने देखा होगा कि कितना तेजी से वेट बढ़ा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक क्लाइंट्स की जब हम रिपोर्ट देख रहे थे वो दुबले पतले थे, लेकिन उनके रिस्क आया ओबेसिटी का, लेकिन वो शौक थे कि नहीं मेरा तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मेरा वजन बढ़ेगा। मे बी हो सकता है अभी आज आपका अच्छा लाइफस्टाइल हो, आप नहीं, आपको चांसेस है कि वेट बढ़ रहा है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। ये एक अवेयरनेस दिलाता है कि अगर आप खराब लाइफस्टाइल पे जाओगे तो चांसेस हो सकते हैं वो ओबेसिटी आ सकती है।
ऐसा नहीं वो होगा ही होगा, डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे। अगर किसी के जेनेटिक टेस्ट में हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो वो इंसान अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करे कि वो इस सिचुएशन से कम बैक कर ले और उसे प्रॉब्लम आ ही ना करे? फाइबर रिच फूड, माइक्रोन्यूट्रिएंट होने चाहिए डाइट में, पानी का इंटेक, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होना चाहिए। इन सब चीज़ों पे काम करोगे तो वो मैनेज हो जाता है। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट होना चाहिए डाइट में, फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए, प्रोसेस फूड कम होना चाहिए। जो हम आजकल ज़्यादा खा रहे हैं प्रोसेस फूड, समोसे खाते हैं, भटूरे खाते हैं या पैकेट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। उसके अंदर ट्रांस फैट होता है और वो हार्ट के इशू सबसे ज़्यादा क्रिएट करता है। ट्रांस फैट सबसे खराब फैट होता है जो हमारे हार्ट के इशू को बढ़ाता है। लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है। तो वो अगर इन चीज़ों को काम करेगा, इन चीज़ों को मैनेज करेगा तो वो उस चीज़ को प्रिवेंट भी कर सकता है, ठीक भी कर सकता है। प्रीति मैम, डू वी हैव एनी रिपोर्ट्स जिसमें हम देख के बता सकें कि इस रिपोर्ट में ये प्रॉब्लम्स थी और इस रिपोर्ट में आपने ये चेंजेस करने को बताया? जैसे एक मेरे क्लाइंट की रिपोर्ट है, अभी मैं देख पा रही हूँ, उनको कार्ब्स की वो आई है, कार्ब ज़्यादा नहीं लेना है, लो कार्ब पे जाना है, तो उनको 50, उनकी जो डाइट है उसमें 45% से ज़्यादा कार्ब्स नहीं होना चाहिए। अगर वो जाता है तो वेट गेन हो सकता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो कार्ब ज़्यादा खाते हैं, उनको कोई इशू नहीं होता, वेट उनका मेंटेन रहता है, लेकिन वो ज़्यादा खाते हैं तो उनको वेट गेन होने के चांसेस हैं। तो अगर आप मतलब ये पता लग जाता है कि कार्ब्स का रेशो कम होना चाहिए, फैट का रेशो इतना होना चाहिए, तो वो अगर वही डाइट प्लान फॉलो करेगा तो उसका वेट मेंटेन रहेगा। तो इसमें इनकी में आ रहा है जैसे कि फैट का इंटेक उनका 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो पूरे दिन की डाइट है, और उनका कार्ब्स का जो रेशो होना चाहिए 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 45%। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं। सेकंड इनकी में आया है कैफीन सेंसिटिविटी। ओह माय गॉड, ओके। हाँ, तो अगर वो उनको हाई सेंसिटिविटी है कैफीन की, अगर वो 4 कप से ज़्यादा, 3-4 कप से ज़्यादा लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम करेगा, इंक्लूडिंग चाय एज वेल। यस, और वो लगता है कि उनको कैफीन सिर्फ हम कॉफी पी रहे हैं तो उसी में है, लेकिन वो बहुत सारी वो लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो उसमें भी कैफीन होता है। उसको तो वो कभी काउंट ही नहीं करते। कैफीन सब चीज़ों में होता है, तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कैफीन का इंटेक कम रखें। तो उन्होंने इस रिपोर्ट के बाद फिर चीजें करी और उसके बाद काफी इंप्रूव हुई है उनकी। ओह माय गॉड, वेरी नाइस। प्रीति मैम, आपने एपिजेनेटिक्स की बात करी, व्हाट एग्जैक्टली दिस कॉन्सेप्ट इज? एपिजेनेटिक्स ये होता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमारे जीन्स को कैसे इम्पैक्ट करता है। मतलब आपकी बीमारी, अगर आप जीन्स में कोई बीमारी लेके आए हो, उस बीमारी को वो जीन्स एक्टिव होंगे या नहीं होंगे, वो डिसाइड हमारा लाइफस्टाइल करता है, एंड दैट इज एपिजेनेटिक्स। मतलब वो स्विच ऑन होगा या नहीं होगा, वो हमारा फूड हैबिट्स, हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो भी है, फिजिकल एक्टिविटी, वो डिसाइड करते हैं कि वो होगा या नहीं होगा, वो बीमारी आपको आएगी या नहीं आएगी। तो ये हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। सपोज आप क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हो तो वो वाली जीन्स एक्टिव होंगी या नहीं होंगी जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहे हैं, और अगर आप रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हो तो वो जीन्स साइलेंट रहेंगे। तो दिस इज एपिजेनेटिक्स। प्रीति मैम, आपको नहीं लगता कि ये सारे टेस्ट करके इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, इंसान परेशान हो जाएगा, इंसान शायद डिप्रेशन में चले जाएगा कि यार मेरे साथ तो ये चीजें लिखी होनी है फ्यूचर में? नहीं, ये कंफ्यूजन वाला नहीं है, ये अवेयरनेस वाला चीज है कि आपको एक अवेयरनेस आएगी। आप ट्रायल एंड एरर कर रहे हो अपनी बॉडी के ऊपर, कभी कुछ चीज ट्राई कर रहे हो, कभी कुछ चीज कर रहे हो, लेकिन वो काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक बिल्कुल पता लग जाता है ये चीज आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आपको यहाँ पर ट्रायल एंड एरर करने की जरूरत नहीं है। पर्सनलाइज डाइट प्लान आप पे जा सकते हो जो सिर्फ आपकी बॉडी के लिए सुटेबल होगा, तो ये बेनिफिट करेगा। इसमें ऐसा कोई फेयर वाली बात नहीं है, तो आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी। प्रीति मैम, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी लड़के को इंडियन आर्मी में जाना है। अब सिचुएशन ये है कि उसकी जेनेटिक्स रिपोर्ट जब आती है उसमें उसको दिखता है कि आने वाले 10-15 साल में उसको एक फलाना बीमारी होनी है, तो उसके दिमाग में तो ये आ गया कि उसको बीमारी होनी है और वो लिखी है, तो जहाँ पे उसकी सरकारी नौकरी लगने वाली थी और जहाँ वो इंडियन आर्मी सर्व करने वाला था, वहां पे शायद वो छोड़ देगा वो चीजें, तो कहीं ना कहीं ये तो बैकफायर कर गया टेस्ट यहाँ पे। लेकिन ऐसा अगर उसकी जीन्स में ही आया है, रिपोर्ट में ही आया है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो होगी ही होगी। ओके, ये रिस्क है, जेनेटिक टेस्ट सिर्फ रिस्क बताता है, वो कंपलसरी होगा या नहीं होगा जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है आपके फूड हैबिट्स पे, आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। जब आपका लाइफस्टाइल खराब होगा वो तभी होगी, अदरवाइज वो डिटेक्ट ही नहीं होगी। तो घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। पहली बात तो कि वो होगी या नहीं होगी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि वो पॉसिबिलिटी 100% कि वो होगी ही होगी।
आप उसको मैनेज कर सकते हो अपने लाइफस्टाइल से। तो ऐसा नहीं है कि इसमें फियर वाली बात है। चांसेस कम हो जाते हैं चांसेस या बिल्कुल खत्म हो जाते हैं? कुछ चांसेस है, रिस्क बताता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम्म डिपेंड करता है सिर्फ आपके ऊपर हम्म कि कब आप उस बीमारी को उसका स्विच ऑन करते हो हम्म। या उसको साइलेंट रखते हो। तो ये स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा ये वो आपके हमारे हाथ लाइफस्टाइल में पे है। है। हाँ, आपने टेस्ट करा लिया, करा लेकिन टेस्ट लिया है। कराने के बाद भी आपको प्रोसेस करनी है, आपको अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है। हाँ, यस। प्रीति और मैम। उसको फॉलो करके आप उसको मतलब उसको मैनेज कर उसको वहीं रोक सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। हम्म तो कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। हम्म। हमारा जो स्लीप पैटर्न है, क्या ये भी जेनेटिकली डिसाइड होता है? हाँ, कुछ लोगों का रिकवरी स्लीप से फास्ट होती है, स्लो होती है, वो पता लग जाता है, इनसाइड मिल जाते हैं इस तरह से। किसी को आपने देखा होगा कि वो जल्दी सोते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती जल्दी सोने में और वो उठ भी जाते हैं जल्दी, I've seen नेचुरली। there are so many हाँ, और people. कुछ लोगों को चैलेंज भी आता है इस चीज़ में हम्म कि वो उनको जल्दी नींद नहीं आती, उनको रात में ज़्यादा एक्टिव होती है उनकी बॉडी हम्म और वो फिर लेट उठते हैं। हम्म तो उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन उसको मैनेज कर सकते हो। जैसे कि आपने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया, स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम कर लिया, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दी, तो उसको मैनेज कर सकते हो अपने खुद के लाइफस्टाइल से, हेल्दी हैबिट से। प्रीति मैम, जो आप जेनेटिक टेस्ट बता रहे हो, ये तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी कह देते हैं कि डिप्रेशन है आपका, तो ये हो सकता है, इस ये तो आपका लिखा ही था आपके कुंडली चार्ट में। तो मुझे तो लग रहा है शायद एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेते हैं हम कि हमें क्या करना है, क्या नहीं यस, करना है। यहाँ पे मैं खुद की स्टोरी बताना चाहती हूँ। मुझे एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि आपके मतलब जो है कुंडली में इस तरह के हैं राहु केतु कि आपकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी बीमारी भी बढ़ेंगी। तो मे भी मैं ये नहीं कहती वो गलत है, वो सही होंगे, उनकी कैलकुलेशन हो सकता है सही हो, बट मैंने उस पर काम किया, कंट्रोल मेरे हाथ में था। देखो हमें ये लगता है कि हमारी अब शायद कुछ लोगों को लगता है एज हो गई, अब कंट्रोल खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे भी ऐसा लगता था इतने साल हो गए अब तो कुछ नहीं होगा, वो एक्सेप्ट कर चुकी थी। लेकिन जब मैंने इसके बारे में इतनी स्टडीज इतनी रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि नहीं, अभी मैं खुद को ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी खुद को हर दिन नया बनाती है, हर दिन रिपेयर होती है। जैसे कि अगर मैं अपनी गट हेल्थ की बात करूँ, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो वॉल होती है 3 दिन में रिन्यू हो जाती है, रिपेयर हो जाती है। हमारी जो स्किन होती है वो 28 दिन में नहीं बन जाती है, रिन्यू हो जाती है, पूरी चेंज हो जाती है। हमारा जो लीवर है वो 8 हफ्तों में चेंज हो जाता है। हमारा नर्वस सिस्टम 8 महीनों में चेंज हो जाता है। हमारी जो बोन्स होती है वो पूरी 1 साल में पूरी चेंज हो जाती है। तो हम 1 साल में अपनी पूरी बॉडी को नया बना सकते हैं। तो हमारे ही हाथ में है उसको खराब करना है या अच्छा बनाना है। तो मैंने इस पे काम किया, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया, फूड हैबिट्स को चेंज किया। तो आज मेरी सारी चीजें ठीक है, मुझे आज को कहीं घट का कोई मुझे इशू नहीं है, मेरी पूरी एनर्जी हाई रहती है, तो मुझे ऐसा नहीं है। तो ठीक है, उनकी कैलकुलेशन सही हो सकती है एस्ट्रोलॉजर की, लेकिन वो डिपेंड तो अपने ऊपर ही है ना। That's true, yes. हम उसको ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर मैं भी इसी उसमें रहती कि भाई नहीं ठीक है, अब तो ये मेरी डेस्टिनी है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे सब खराब ही रहना है, तो मैं भी ऐसी लाइफ जी रही होती। नहीं, इस स्टोरी को सुनने के बाद तो मुझे समझ में आ रहा है कि चीजें बदलती हैं, बशर्ते आप एफर्ट्स लगाते रहो अपने लाइफस्टाइल में। हर दिन हमारी बॉडी हील होती है। हमारी बॉडी में ट्रिलियन सेल होते हैं, वो मरते हैं, नए बनते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी फूड हैबिट्स पर, आपकी लाइफस्टाइल पर, कि उनको आपको अच्छे हेल्दी सेल्स कैसे बनेंगे आपकी लाइफस्टाइल से, फूड हैबिट से, न्यूट्रिशन से। बॉडी को क्या चाहिए, खाना नहीं चाहिए उसको, न्यूट्रिशन चाहिए। हमारा फोकस रहता है पेट भर लो, खाना खा लो, हमें एनर्जी मिल गई, लेकिन हम खाना वो खाते हैं जिसमें कैलोरी ज्यादा होती है, न्यूट्रिशन कम होता है। yes. लेकिन हमारी बॉडी को खाना नहीं चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। वो बेटर परफॉर्म तभी करती है जिसको न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो हमारा फोकस है, जब भी आप कोई मील ले रहे हो हमेशा देखो इसमें न्यूट्रिशन है या नहीं है, कैलोरी ज्यादा है या न्यूट्रिशन ज्यादा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट को सीखो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करो, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाओ, स्लीप पैटर्न को अच्छा रखो। तो इन चीज़ों पे जब आप काम करते हो, ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आप आने वाली बीमारी से बच सकते हो, जो करंट में सिचुएशन है उसको आप मैनेज कर सकते हो। प्रीति मैम, हमने आजकल बहुत सारे यंग लोगों में देखा है कि वो एजिंग का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। वो 20-25 के होते हैं और वो लगते 40-50 के। ये भी कुछ जेनेटिकली लिंक है चीजें या सिर्फ लाइफस्टाइल क्या है मैटर है? नहीं, कुछ हो सकता है जेनेटिकली कि उनकी एजिंग फास्ट है, वो जेनेटिक में से उनके जीन में ऐसे वेरिएशन हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इसमें मेजर रोल होता है लाइफस्टाइल का। उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा होते हैं, टॉक्सिन्स ज्यादा होते हैं तो फास्ट एजिंग होती है। तो अगर हमें उसको डिले करना है अपनी एजिंग को, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, फाइबर रिच फूड, एंटीऑक्सीडेंट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करना पड़ेगा। तो मतलब अगर आप मेरा पहले का और आपका फोटो देखोगे तो आपको लगेगा, यस हाँ, आप अगर आप पहले देखोगे शायद आपको लगेगा कि एज
ज्यादा है, अगर आपका देखोगे तो आपको लगेगा कि शायद एज कम है, तो वो अपने ही हाथ में है, फास्ट एजिंग कैसे आएगी। तो खराब लाइफस्टाइल है, प्रोसेस फूड ज्यादा खा रहे हो, बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा इकट्ठा होंगे तो फास्ट एजिंग होगी। एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड खाओगे तो उसको आप डिले कर सकते हो। क्या क्या हम फूड ऐसे खा सकते हैं जो एंटी एजिंग रहे हमारे लिए? जितने भी सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स है उस पर जरूर जाना चाहिए। लोग अवॉइड करते हैं स्पेशली वेजिटेबल्स को, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होते हैं। और पानी का इंटेक ज्यादा होना चाहिए। टॉक्सिन्स कैसे रिलीज होंगे? पानी का इंटेक ज्यादा होगा तभी वो टॉक्सिन्स ज्यादा रिलीज होंगे। एग्जैक्टली, यस। फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। जितना फिजिकल एक्टिविटी होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी बॉडी में, तो उस पे भी। एंड उसके बाद आपका फिजिकल एक्टिविटी हो गया, मैंने बता दिया, पानी का इंटेक हो गया, स्ट्रेस ज्यादा होगा, द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट, यस। तो टॉक्सिन्स ज्यादा होंगे, उस पे भी काम करना पड़ेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट को, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी की हीलिंग नहीं होगी, रिकवरी नहीं होगी। तो अगर आप सारी चीजों पे काम करते हो, उसको मैनेज करते हो, तो आपकी एजिंग भी डिले हो जाती है। प्रीति मैम, आजकल मार्केट में एक नया प्लांट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, विच इज सी बकथॉर्न। बहुत मार्केट में ट्रेंड आ गया, हर इंसान सी बकथॉर्न के कैप्सूल्स अब लेना शुरू कर चुका है। वर्क करता है, एंटी एजिंग है? हाँ, करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होता है बहुत ज्यादा। एंड मोदी जी ने भी इस पे डिस्कस किया, बताया है लोगों को सी बकथॉर्न के बारे में। बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, एजिंग को डिले करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब सीजनल भी फ्रूट्स अगर आप खा रहे हो ना, तो वो भी काम करेगा। ऐसा नहीं कि वही लेना है पर्टिकुलर, लेकिन अगर आप वो ले रहे हो तो उसके बेनिफिट ज्यादा हैं। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है, जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, फैटी लिवर को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं जरूर उसको रिकमेंड करूंगी, सबको लेना चाहिए। लेकिन उसकी क्वालिटी का ध्यान रखिए आप। प्रीमियम क्वालिटी का वो आप सप्लीमेंट ले रहे हो, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग। तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ज्यादा ना हो। प्रीति मैम, अब आजकल ना एआई वीडियोस बहुत चल रही हैं, आपने देखी है आजकल? हाँ, देखी है। मैं भटूरा हूँ रे। देखी है, बहुत सारी देखी है, और हंसी भी आती है देख के। और मतलब कहाँ जा रहे लोग? उसमें समोसे की जलेबी के साथ शादी हो जाती है। इतनी अच्छी अच्छी वो समोसे की इमेज बना दी, वो समोसा खा रहे हैं, जलेबी की इमेज बना दी, वो जलेबी खा रहे हैं। मतलब अच्छा भी लगता है देख के, लोग एंजॉय भी करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसी वीडियोस हेल्थ वाली भी आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं गाजर हूँ रे, मुझे भी खा लो। आ भी रही है, मैंने देखी है। हाँ, शायद आपने नहीं देखी है। आपके पास वो आती है? मेरे पास सारे हेल्थ के कंटेंट होते हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ। मैं भी शायद आपके पास, मेरे पास ज्यादा आती है। मेरे पास ज्यादा समोसे और भटूरे वाली वीडियोस आती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक लेडी प्रेग्नेंट है, उस टाइम पे जीन्स फॉर्मेशन हो रहे हैं या जीन्स में डेवलपमेंट अगर हो रहा है, तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा एक प्रेग्नेंट लेडी को उस टाइम पे? देखो, अगर आपका खराब लाइफस्टाइल है तो आपके जीन्स खराब होंगे, और आप अपने बच्चे को वही दे रहे हो जीन्स, वही पास ऑन होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा हेल्दी रहे, बीमारी से दूर रहे, तो सबसे पहले आपको खुद पे अपनी जीन्स एक्सप्रेशन को चेंज आप कर सकते हो लाइफस्टाइल से। अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो, स्पेशली फीमेल, तो मैं कहती हूँ उसको 3-4 महीने पहले ही हेल्दी लाइफस्टाइल पे चले जाना चाहिए। Exactly. ताकि उसके जीन्स का जो एक्सप्रेशन है वो इम्पैक्ट ना हो, उसके जीन्स हेल्दी रहे, और वो हेल्दी जीन्स ही अपने बेबी को ट्रांसफर करे। तो अगर आपके जीन्स में कुछ भी मतलब वेरिएशन ऐसे हैं, तो आप उसको वहीं उसको रोक सकते हो। एक अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करके वो जीन्स एक्सप्रेशन को आप चेंज कर सकते हो। जीन्स चेंज नहीं होंगे, वो रहेंगे, लेकिन जीन्स एक्सप्रेशन को आप चेंज कर सकते हो। और वो आप अपने बच्चों को दे रहे हो, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि पहले कितना अच्छा लाइफस्टाइल लोग फॉलो करते थे। और बीमारियां भी नहीं थी, बच्चों को भी नहीं होती थी। लेकिन आप जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है, आपने देखा होगा कि कितने सारे हेल्थ इशू के साथ आता है। Exactly, बहुत कम वेट हो जाता है, उसका बॉडी डायबिटीज भी मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों में, फैटी लीवर। वो इसलिए हुआ है क्योंकि पेरेंट्स का लाइफस्टाइल बहुत खराब था, और वही जीन्स आपने अपने बच्चे को पास ऑन किए। तो आप अगर चाहते हो कि आपका बच्चा हेल्दी रहे, बीमारी से दूर रहे, तो सबसे पहले आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन रिच फूड पे आपको जाना पड़ेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, स्लीप पैटर्न को अपना ठीक करना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा, मेडिटेशन हो गया, जैसे प्राणायाम हो गया, योगा हो गया, उससे आप अपने स्ट्रेस को काफ़ी मैनेज कर सकते हो। हेल्दी फूड को आप अडेप्ट कीजिए, तो बच्चे की हेल्थ भी काफ़ी ठीक रहेगी। और बाद में तो आप बच्चों को लोग की हेल्थ पे कॉशियस हो ही रहे हैं, वो तो करना ही है, लेकिन जो पहले की प्रोसेस है वो बहुत जरूरी लग रही है। वो जरूरी है, उस पे आप बहुत जरूरी है ध्यान देना, और दोनों को।
मेल को भी मेल फीमेल को को भी भी। फीमेल को भी एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों की अगर होगी तभी शायद जीन्स पे भी Yes, इम्पैक्ट होगा, और हाँ। वो जो आपने बोला एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हो, जी। तो मे भी शायद फिर वो जरूरी भी होगा। हम्म। एंटी एजिंग की बात हो गई। प्रीति मैम, बात करते हैं स्मोकिंग की, बात करते हैं पोल्यूशन की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान या फैमिली दिल्ली मेट्रोपॉलिटन शहर में रह रहा है, वहाँ पे स्मोकिंग भी है, पोल्यूशन भी है, तो आगे आने वाले जो जीन्स हैं कितने खराब हो सकते हैं? देखो इम्पैक्ट तो आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले वाला इन्वायरमेंट तो है नहीं, हम्म, पोल्यूशन ज़्यादा है, लोग स्मोकिंग करते हैं। हम्म, तो अगर आप स्मोकिंग करते हो हम्म, और मे बी जीन्स में आपके बच्चे को भी लगा है कि स्मोकिंग के चांसेस हैं, हम्म, तो आप थोड़ा सा अवेयर हो जाओ पहले तो। हम्म, देखो आप उसको चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, आज एयर ख़राब हो चुकी है, क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, पानी की क्वालिटी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लेकिन एटलीस्ट जितना आप कर सकते हो हम्म, उतना तो आप कर ही सकते हो। हम्म, उन चीज़ों को तो हम ठीक नहीं कर सकते, हम्म, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल पे हम ठीक कर सकते हैं उसको। हाइड्रेशन का ध्यान रख सकते हैं, पानी का, फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रख सकते हैं। टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठा हो गए हैं तो बाहर कैसे निकलेंगे? That's true, yes. फिजिकल एक्टिविटी से, पानी हम्म, से। बॉडी में टॉक्सिन्स हमें लगता है कि पोल्यूशन से जा रहा है, सिर्फ स्ट्रेस से भी जाता है। हम्म, तो इन सारी चीज़ों पे हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है, हम्म, कि ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी हेल्दी रहे, हम भी हेल्दी रहे। जनरेशन को हो गया पास ऑन, लेकिन आपको पता है ना टेस्ट द्वारा कि इसको चांस है, रिस्क है, वो बता रहा है, लेकिन आप खुद उसको मैनेज कर सकते हो। बच्चों को सिखाइए। बच्चे देखो पहले कहाँ से करेगा फॉलो, जो फैमिली में हो रहा है वही चीज़ फॉलो करेगा। आप जंक खा रहे हो तो बच्चा भी वही खाएगा। आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो बच्चे भी वही करने वाले हैं। तो बच्चे को शुरू से लेके चलना पड़ता है। आप चाय पी रहे हो बहुत ज़्यादा तो बच्चा भी डिमांड करेगा मुझे चाय पीनी है। आपके आसपास पैकेट फूड ज़्यादा रहता है बंद डब्बों में, आपके पास अगर आपके टेबल पे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बच्चा सारा दिन उनको देख रहा है, आप खा रहे हो तो बच्चा भी कहीं ना कहीं वो भी खाएगा। That's very true. बच्चा सीखता कहाँ से? फैमिली से सीखता है। आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, रोज एक्सरसाइज करते हो, रोज योगा करते हो, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं आपको देख रहा है, वही फॉलो करेगा। तो पहले हमें खुद पे काम करना पड़ेगा, तभी बच्चा भी इस पे काम कर सकता है। लेकिन आप खुद ही स्ट्रेस में रहते हो, आपके पास टाइम नहीं कुक करने का, आप बच्चे को रोज बोल रहे हो बाहर का खा लो, तो बच्चे मतलब पेरेंट्स के कोई स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। Exactly, yes. तो बच्चे भी वही चीज करेंगे ना। मतलब जैसे आप रहेंगे वैसे ही आपके आने वाली जनरेशन भी रहती है। बट आज इस डिस्कशन से इतना तो पता लग गया कि जेनेटिक टेस्ट की रेलेवेंस क्या है और इतना ज़रूरी क्यों है। हम रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, लेकिन हमने कभी इस बारे में बात ही नहीं की थी। तो थैंक यू सो मच कि आपने इस बारे में डिस्कशन किया और हम ओपन अप होके इसके बारे में हमने बात भी करी। प्रीति मैम, आजकल बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम्स आती है विद रिस्पेक्ट टू द हार्मोनल इम्बैलेंसेस। क्या हम जेनेटिक टेस्ट करा के ये चीज़ें देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आपकी बॉडी, आपके जीन्स और आपकी हार्मोन्स तय करते हैं कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। तो ये पता लग जाता है, इनसाइड मिल जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर जो आप जीन्स में लेके आए हो कि ये आपके हार्मोन्स इतने इम्बैलेंस है, वो वैसे ही रहेंगे। जैसे कि पीसीओडी की मैं बात करूँ, या थाई में ज़्यादा फैट स्टोर होता है, बेली में ज़्यादा होता है किसी के, तो वो हमारे जीन्स से पता लग जाता है कि बॉडी किस तरह से फैट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है। लेकिन हम उस पर काम कर सकते हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस होते कैसे हैं? सेडेंटरी लाइफस्टाइल से, फास्ट फूड से, स्ट्रेस से। तो अगर आप इस चीज़ों पे फोकस करते हो तो वो बैलेंस में आप ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि जीन्स में जो आ गया वो ही रहेगा। हार्मोन्स इम्बैलेंस है, पता लग गया, लेकिन उस पर आप काम कर सकते हो, क्योंकि आजकल बच्चों में ज़्यादा देखा जा रहा है। That's true. स्पेशली टीन एज में। और उनका लाइफस्टाइल अगर आप देखोगे, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रोसेस फूड ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आजकल, बड़ों से ज़्यादा बच्चों को है। बहुत टेंशन लेते हैं बच्चे। तो मैंने जो देखा है फीमेल्स में और यंग बच्चों में पिंपल्स की ज़्यादा टीन एज में ज़्यादा रहती है, स्पेशली लड़कों को ज़्यादा रहती है। आजकल फीमेल से ज़्यादा मैं लड़कों को ज़्यादा देख रही हूँ। That's true, yes. तो वो इसलिए हुआ है, अब तो कॉशियस भी हो गए हैं, बहुत स्किन केयर भी करने लगे हैं। हाँ, पहले नहीं करते थे पहले लड़के, नहीं करते थे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर हम उनको सिखाएं, उनको बताएं कि ये क्यों आ रही है प्रॉब्लम, उनको पता ही नहीं पहले तो प्रॉब्लम ये क्यों आ रही है, क्यों हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो जब उनको मैं बताती हूँ, अब पानी घंटे बच्चे करते नहीं है। स्पेशली मेरा बेटा भी है, अगर उसको पिंपल्स की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, फिर मैंने उसको सिखाया, मैंने उसको लैक्टोस मैंने उसका बंद कराया। बाय द वे, प्रीति मैम की शादी हो चुकी है, आपको अगर लग रहा है कि शी इज जस्ट 26 25? नहीं, मेरा बेटा 17 इयर्स का है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ, उसको पिंपल्स टीनेज में बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर मैंने उसको सिखाया, मैंने उसको बोला कि बेटा मिल्क
बंद करो, लैक्टोज कहीं ना कहीं इसको ट्रिगर करता है। उसका मैंने पानी का इंटेक बढ़ाया, उसको मैंने फिजिकली मैंने इसको जिम भी ज्वाइन कराया, फिर थोड़ा सा उसको डॉक्टर से भी मैंने कंसल्ट कराया कि क्या चीज़ है, उस पर काम करना चाहिए। आज वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है प्रॉब्लम उसकी। प्रीति मैम, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है? क्या ये आपके जीन्स डिसाइड करेंगे? कुछ हद तक पता लग जाता है कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है या स्लो है। जैसे कुछ बच्चों का मैंने देखा है मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो उनके लिए वेट गेन करना बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है या मतलब स्लो है तो उसको फास्ट कैसे करना है? जैसे कि आप ज़्यादा पानी पी सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है तो उन चीज़ों पर काम करके उसको बढ़ाया जा सकता है अगर स्लो है, क्योंकि वेट नहीं जा रहा है आपका। लोग कहते हैं मेरा तो मेटाबॉलिज्म स्लो है। एग्जैक्टली yes, हाँ, होता है, जेनेटिकली होता है, लेकिन पूरी तरह से उसको ब्लेम नहीं कर सकते। उस पर हम काम करके उसको बढ़ा सकते हैं। पानी कंटेंट बढ़ाइए, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए, अपने फूड में प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। प्रीति मैम, लास्ट पॉडकास्ट में एक क्वेश्चन आया था, शिवानी जी का क्वेश्चन है, व्हाट्स योर स्किन केयर रूटीन? स्किन केयर रूटीन मेरा या सबका? आपका। अच्छा, मेरा स्किन रूटीन कुछ नहीं, सिंपल सा रहता है। वही क्लींजिंग हो गया, हाइड्रेशन हो गया, सन प्रोटेक्ट मैं जरूर लेती हूँ, सनस्क्रीन में जरूर, मेरा बिल्कुल बेसिक है, मैं उसको स्किप बिल्कुल नहीं करती हूँ। और मैं कहती हूँ सबको लेना चाहिए। हम सोचते हैं बाहर नहीं जा रहे घर से तो हम इसकी नीड नहीं है। हम जो बाहर रहते हैं, लाइट्स में रहते हैं, वो भी हमारी स्किन को उतना ही डैमेज करती है। तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ, सन स्क्रीन यूज करना। एंड नाइट में भी अगेन मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी है, क्लींजर मॉइस्चराइजर हम रात को इस नहीं करते हैं, तो वो मैं जरूर करती हूँ रात को। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज योर लाइफस्टाइल, राइट? हाँ, लाइफस्टाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन, पानी का इंटेक, फाइबर रिच फूड मैं जरूर, मतलब हमेशा मैं इसको स्किप करती नहीं हूँ। मेरे डाइट में सैलेड, मुझे रात को भी भूख लगती है तो मैं सैलेड खाती हूँ। नाइस। तो वाटर रिच फूड मतलब बहुत जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स स्पेशली तो वो हमें से मिलते हैं। आप भी सीबकथॉर्न लेना शुरू कर चुके हो? हाँ, लेती हूँ, मतलब रेगुलर नहीं, कभी कभी ले लेती हूँ, याद रहता तो ले लेती हूँ, रखी रहता है घर में। मतलब जरूर नहीं है कि रेगुलर ही लेती हूँ, काम में बिजी होती तो भूल जाती हूँ, लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीति मैम, कैन वी जस्ट गो इनटू योर लाइफ एंड उसको देखें अगर हम कि आपकी लाइफ एक्चुअल में है कैसी? मतलब ऐसा नहीं होता घर पे कि यार बच्चे बोलते होंगे यार कि मम्मी यार बार बार आप हर चीज में क्वेश्चन कर देती हो, हमें खाने दो, हमें जीने दो, ऐसा होता है फैमिली में? बहुत ज्यादा। मेरे बच्चे स्पेशली, जब से हेल्थ कोच बनी और जिंदगी खराब हो गई है। तो लेकिन मैं उनको बैलेंस करना सिखाती हूँ। ऐसे नहीं उनको कहती हूँ नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, टच नहीं करना है, ये भटूरे नहीं खाने, ये पिज्जा नहीं खाना है। तो मैं उनके साथ खाती हूँ बैठ के, लेकिन बैलेंस में। हमारा एक चीट डे होता है संडे, हम फिक्स है हमारा, हम पूरी फैमिली में, हस्बैंड बच्चे, हम साथ में खाते हैं। हम पहले डिसाइड करते हैं मिलके आज क्या खाना है, लेकिन बैलेंस में। वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि आप उसको रात के टाइम में बहुत ज्यादा ओवर ईट कर रहे हो, या फिर मतलब रात के टाइम पे खा रहे हो, ज्यादा खा रहे हो क्वांटिटी में। तो मैं पहले, मेरा तो जो रूटीन है, मुझे पता है कि मुझे पिज्जा खाना है, पहले मैं सैलेड खा लेती हूँ 1 प्लेट। वेरी गुड। ताकि ब्लड स्पाइक नहीं करेगा और कम क्वांटिटी में खा जाएगा। बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चे तो डाइजेस्ट कर लेते हैं। और बच्चों को मैं रोकती भी नहीं हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है, एक दिन है, बाकी दिन में फिर उनका बैलेंस करती हूँ। वेरी गुड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को तो डर लग जाता है सोचते हुए कि यार अच्छा कंट्रोल करना है, कैसे होगा कंट्रोल, बट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और आज हमने जेनेटिक टेस्ट के बारे में भी बात करी। प्रीति मैम, बहुत सारे लोग हैं जिनको आपसे जुड़ना है, कनेक्ट करना है, किस तरीके से वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? कुड यू प्लीज जस्ट टेल देम? इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी हैंडल्स सबको नीचे रिप्लाई अटैच करती हैं हूँ। तो हाँ, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन? प्रीति मैम, कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों को, किस तरीके से टेस्ट की इंपॉर्टेंस अगर आप एक बार फिर से बता पाएं हमारी ऑडियंस को? हाँ, मैं जरूर ये कहना चाहती हूँ कि इसमें एक अवेयरनेस लाते हैं, टेस्ट जरूरी है, कराना चाहिए। फ्यूचर रिस्क पता लग जाता है आपका, हेल्थ में क्या होने वाला है रिस्क, अगर आपको पता लग जाता है, आपको पता ही नहीं तो आप उसको गलत लाइफस्टाइल पे जा रहे हो तो वो चीज बढ़ जाती है, ट्रिगर होगी। तो पहले से अगर पता लग जाएगा, अवेयरनेस आएगी, उन चीजों पे काम करके आप उसको वहीं प्रिवेंट कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो ये टेस्ट सबके लिए जरूरी है, कराना चाहिए, फैमिली में हर मेंबर को कराना चाहिए। और जितना मेरे प्राइसिंग पे बात हुई प्रीति मैम से, इट्स अ वेरी अफोर्डेबल टेस्ट। इट्स नॉट लाइक कि बहुत एक हाई अमाउंट आपको देनी है, बहुत इजीली आप करा लोगे। लेकिन इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपको अपनी पूरी जिंदगी का एक तरीका पता लग जाएगा। आपने जो साल बर्बाद किए, हो सकता है वो साल बच जाए, और शायद आपको वो रिपोर्ट दिख जाए जो आपको ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, और आपको समझ में आ जाए कि आपकी बॉडी में कितनी अच्छी चीजें भी हैं जो आप ब्लेम करते हो। कि आपको पता चलेगा कि यार मेरी लाइफ में तो ये वाली चीज भी अच्छी है, मैं ये चीज का कंजम्पशन करूंगा तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। यस, बहुत अच्छी चीजें पता लगती है। तो ये चीजें भी आप पता कर सकते हैं। सो आई थिंक हमारा इनफ डिस्कशन हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे जिम से रिलेटेड भी आए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि प्रीति मैम के साथ हम दोबारा बैठे एंड डिस्कशन करें रिलेटेड टू जिम।
A to Z पॉडकास्ट रहेगा जिम से रिलेटेड, तो वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो वो भी प्लीज आप देखिएगा. वंस अगेन थैंक यू सो मच प्रीति जान Thank मैम you. फॉर कमिंग टू द स्टूडियो, एंड आई बिलीव कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा. सो दिस इज मी, आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड स्टे हेल्दी एवरीवन. थैंक यू सो मच.